अनन्या ने एक षड्यंत्र रचा था तुम्हें पाने के लिए, और वो अपने इस मकसद में कामयाब हो चुकी है। सगाई में शिखर के सामने खड़ी शीना उससे ये कह रही है, मगर शिखर को शीना की कोई बात समझ नहीं आ रही। वो एक आश्चर्य भरे चेहरे के साथ पूछता है, क्या मतलब? आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? शीना शिखर का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूं। शिखर अपना हाथ वापस खींचते हुए कहता है, मेरी सगाई होने वाली है, और ऐसे मौके पर तुम्हें पता है ना क्या बोल रही हो तुम? शीना शिखर की आंखों में देखते हुए कहती है, तुम तो मुझे अच्छे से जानते हो। क्या तुम्हें लगता है कि अगर ऐसे कोई जरूरी बात नहीं होती तो मैं ऐसा कुछ करती? अगर आज तुमने मेरी बात नहीं मानी तो जिंदगी भर पछताते रहोगे। शिखर को एक पल के लिए लगता है कि कहीं ये शीना की कोई प्लानिंग तो नहीं है, कहीं मेरे और अनन्या के बीच कोई फूट डालने की साजिश तो नहीं कर रही है। मगर शिखर जैसे ही शीना की आंखों में देखता है, उसे एक सच्चाई नजर आती है, और वो हामी भरते हुए शीना के साथ निकल जाता है। शिखर और शीना कार में बैठे जा रहे हैं। शिखर घड़ी में समय देखते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ चल तो रहा हूं, मगर मुझे आधे घंटे में वापस फंक्शन में पहुंचना है, वरना मुहूर्त निकल जाएगा। और अब तो साथ चल रहा हूं, बात क्या है वो तो बताओ। शीना शिखर से कहती है, ग्लव्स कंपार्टमेंट के अंदर कुछ फाइल है, उन्हें पढ़ो। शिखर बात मानते हुए फाइल निकाल पढ़ने लगता है, और शीना उसे बताती है, ये अमित वाले केस की फाइल है। अमित ने अपने ऊपर लगे सारे इल्जाम कबूल कर लिए हैं, बस एक इल्जाम उसने कबूलने से मना कर दिया है, वो है अनन्या को गुंडों से पिटवाने का इल्जाम। शिखर मुंह बनाते हुए कहता है, इसमें हैरानी की क्या बात है, वो अपने बचाव में कुछ भी बोल सकता है। शीना शिखर की ओर देखते हुए कहती है, तुम्हें अजीब नहीं लग रहा कि जिसने अपने ऊपर लगे सारे गुनाह कबूल कर लिए, वो एक छोटा सा गुनाह कबूलने से भला पीछे क्यों हटेगा? शिखर समझ जाता है कि शीना क्या कहना चाहती है, और पलट कर कहता है, मुझे अनन्या पे अमित से ज्यादा भरोसा है। शीना अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहती है, मगर मुझे नहीं है, इसलिए मैंने अलग से इसके बारे में पड़ताल करने की कोशिश की, और मुझे जिस बात का अंदाजा था वही निकला। शिखर अपनी भौहें उठाते हुए पूछता है, और वो क्या है? शीना की गाड़ी रुकती है, और शिखर सामने देखकर हैरान हो पूछता है, हम यहां क्या कर रहे हैं? शीना कार से निकलते हुए कहती है, मेरे साथ चलो, कुछ दिखाना है तुम्हें। शिखर भी बात मानकर कार से निकलता है, और शीना के साथ सामने पुराने खंडहर से होता हुआ एक वेयरहाउस के अंदर जाता है। वेयरहाउस के अंदर पहुंचते ही शिखर सामने खड़े आदमी को देखकर फिर से हैरान हो उठता है, और कहता है, दिनेश, तुम यहां क्या कर रहे हो? शिखर के सामने दिनेश खड़ा है, और उसके बगल में एक छोटा सा टेबल जिस पर एक लैपटॉप रखा हुआ है। दिनेश कहता है, शीना के कहने पर मैंने उस रात के आसपास के सड़क की सीसीटीवी फुटेज निकाली है, और वो फुटेज लैपटॉप पर चालू करता है। शिखर देखता है फुटेज में कार आती है, और अनन्या को कार से बाहर फेंक कर वहां से चली जाती है। शिखर हैरान होकर पूछता है, ये मुझे क्यों दिखा रहे हो? इसमें तो साफ दिख रहा है कि अनन्या ने जो भी कहा वो सच है। दिनेश बगल में एक कमरे की ओर इशारा करते हुए कहता है, मैंने नंबर प्लेट निकालकर कार का पता किया, और आपके इस सवाल का जवाब उस कमरे में मिल जाएगा। ये सब सुनकर शिखर को सारी बातें उसके दिमाग के ऊपर से जाती नजर आ रही थी, इसलिए वो दिनेश की बात मानकर कमरे की ओर बढ़ जाता है। जैसे ही वहां पहुंचकर शिखर कमरा खोलता है, उसके होश का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उसके सामने एक आदमी बंधा पड़ा है, जो शिखर को देखते ही छटपटाना शुरू कर देता है। दिनेश शिखर के बगल में आकर कहता है, वो कार इसी की है। और उस इंसान के पास जा दिनेश उसके मुंह से पट्टी निकाल कहता है,
हमें जो सच बताया था वो वापस से बताओ। अगर चाहते हो कि पुलिस के हवाले तुम्हें ना करे तो आखिर किसके कहने पर अनन्या के साथ मारपीट की थी तुम लोगों ने? आदमी भी डरा सहमा बैठा है और कहता है, उस रात अनन्या मैडम के कहने पर ही हमने ये नाटक किया था, जिसके बदले अनन्या मैडम ने तो मुझे पूरे 50,000 रुपए दिए थे। यह सुनकर शिखर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अनन्या ऐसा क्यों करेगी। तभी उसका फोन बजने लगता है। शिखर फोन निकालता है तो देखता है कि अनन्या का ही फोन आ रहा है। शीना पास आकर शिखर के कंधे पर हाथ रख कहती है, अगर अब भी भरोसा नहीं हो रहा तो जाकर खुद अनन्या से पूछ लो। उसके चेहरे का रंग उड़ता देखकर तुम्हें सारी बात पर खुद यकीन हो जाएगा। शिखर कार में वापस ब्लू लिली पहुंचता है। जैसे ही कार से उतरता है उसे देख वहां खड़े ढोल वाले गाना बजाना शुरू कर देते हैं। मगर शिखर अपना हाथ दिखाकर सबको शांत करा देता है और अंदर की ओर जाता है। जैसे ही शिखर अंदर जाता है, बाहर की आवाज सुन अनन्या वहां आती है और शिखर के सामने खड़ी होती है और चिल्लाते हुए कहती है, कहां चले गए थे? ना फोन उठा रहे हो, ना मैसेज का जवाब दे रहे हो। कितनी परेशान हो गई थी मैं। शिखर अनन्या की बातों का कोई जवाब नहीं देता, बस आंखें लाल किए उसकी ओर देखे जा रहा है। अनन्या शिखर को ऐसे देख थोड़ा घबराते हुए कहती है, चलो छोड़ो, जो हुआ वक्त रहते आ ही गए तुम। मैंने कहा था सबको, मुहूर्त निकलने से पहले शिखर आ जाएगा। शिखर अनन्या की बात काटते हुए कहता है, पहले मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अनन्या भी चौंकते हुए पूछती है, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो अभी करनी जरूरी है? शिखर पॉकेट से निकाल कर एक पेपर अनन्या को दिखाते हुए कहता है, वो अमित ने तुम्हें पिटवाने वाले जुर्म को कबूल करने से मना कर दिया है। उसका कहना है कि उसने ऐसा कुछ नहीं करवाया। हमें इस मामले में एक बार पुलिस स्टेशन जाना होगा। ये बात सुनते ही अनन्या के चेहरे से हंसी गायब हो जाती है और वो कहती है, अभी कहाँ समय है इसके बारे में बात करने का, बाद में आराम से बात कर लेंगे, अभी मुहूर्त का समय हो गया है। शिखर अनन्या का हाथ पकड़ता है, शुभ मुहूर्त का समय भले ही निकल जाए, मगर अभी हमें पुलिस स्टेशन चलना ही होगा। अनन्या झटक कर अपना हाथ पीछे लेते हुए कहती है, अचानक से क्या जिद पकड़ ली तुमने? और वैसे भी अमित को तो सजा हो चुकी है। मैं तो सोच रही थी अगर वो मना भी कर रहा है तो केस वापस ले लेते हैं। जब उसे सजा हो चुकी है तो क्यों कोर्ट के चक्कर लगाना बिना मतलब के? शिखर चिल्लाते हुए कहता है, बस करो अपना ये झूठा खेल। सच तो यह है कि तुम्हें इसलिए नहीं जाना क्योंकि यह सब तुम्हारा रचाया एक नाटक था। ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। और शिखर अपने हाथों से एक जोरदार ताली बजाता है, जिसे सुन दिनेश वहां आता है, उस कार के ड्राइवर के साथ, जिसे देख अनन्या के चेहरे के मानो सारे रंग उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे। शिखर अनन्या को देखते हुए कहता है, अब तुम्हें और झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा चेहरा सारा सच बयान कर रहा है। और अपने जेब से निकाल सगाई की अंगूठी फेंकते हुए जोर से कहता है, ये सगाई नहीं हो रही है। कृपया सब वापस चले जाएं। आप सबको जो भी तकलीफ हुई उसके लिए मुझे खेद है। शिखर की यह बात सुन सब मेहमान वापस जाने लगते हैं और शिखर अनन्या के पास खड़ा होकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, अच्छा हुआ समय रहते तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया। कभी अमित को पिटवाना तो कभी शीना को झूठा कैंसर का बहाना देना। कमाल का है तुम्हारा ये कैंसर, जब मर्जी आ जाता है, जब मर्जी ठीक हो जाता है। न जाने और क्या क्या झूठ बोले तुमने मुझसे। अनन्या कुछ बोलने ही वाली होती है कि शिखर अपना हाथ दिखाकर उसे शांत करा देता है और तेज कदमों के साथ वहां से जाने लगता है। अनन्या शिखर का नाम चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश तो करती है, मगर शिखर बिना एक बार भी पीछे मुड़े वहां से निकल जाता है। शिखर अपने घर में सोफे पर लेटा है
उसे बार बार अनन्या के साथ बिताए पल याद आ रहे हैं। उन्हें भुलाने की कोशिश तो कर रहा है, मगर फिर भी वही पल बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा है। तभी उसकी नजर सामने रखी एक शराब की बोतल पर पड़ती है और वो आगे बढ़ते हुए उस बोतल को उठाकर पीने ही वाला होता है कि पीछे से एक जानी पहचानी आवाज ऐसा कुछ कहती है जिसे सुन शिखर अपनी जगह पर जम सा जाता है। शिखर के पीछे से बबीता उसके करीब आते हुए अपनी बात कहती है। शुभचिंतक तुमसे अभी मिलना चाहते हैं, उनकी भिजवाई गाड़ी बाहर खड़ी है। शिखर बोतल वापस नीचे रखते हुए सोचता है, अनन्या को भुलाने का इस वक्त यही सही रास्ता है। शुभचिंतक से मिलना होगा और अपने पिता का सच भी जानना होगा। और शिखर बिना सोचे दरवाजे की ओर बढ़ जाता है और बिना देर किए गाड़ी में बैठ वहां से निकल जाता है। आखिरकार शिखर शुभचिंतक के आश्रम में फिर आ खड़ा होता है। इस बार उसे सफर पहले जितना लंबा नहीं लगा। 2 बार आने के बाद उसके लिए रास्ता जाना पहचाना सा हो चुका था। आश्रम के अंदर जाते ही शिखर देखता है शुभचिंतक उसके सामने खड़ा है और शुभचिंतक की निगरानी में कुछ लोग फाइल का बड़ा सा कैबिनेट कमरे के अंदर रखे जा रहे हैं। शिखर आकर शुभचिंतक के बगल में खड़ा हो जाता है। शुभचिंतक कहता है, मैंने सोचा जब पूरा वक्त यहीं गुजारता हूं तो सारे फाइल्स यहीं रखवा लूं, और शिखर को इशारा कर वापस उसी कमरे की ओर ले जाता है। कमरे की ओर बढ़ते हुए शुभचिंतक शिखर की प्रशंसा में कहता है, इस बात की मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी अपने दिए काम में कामयाब हो जाओगे। मुझे उम्मीद है इस बार तुम्हें दिए काम के पीछे मेरी सीख तुम समझ ही गए होंगे कि किसी भी व्यापार में अपने दुश्मनों के बारे में छोटी सी छोटी जानकारी होना कितना जरूरी है। शिखर एक झूठी हामी भरता है और कहता है, मैं आपका दिया काम किसी सीख के लिए नहीं करता, बल्कि अपने परिवार के अतीत के बारे में जानने के लिए कर रहा हूं। और आपके दिए वादे के मुताबिक आपको अब मुझे मेरे पिता और आपके बीच हुए मतभेद के बारे में बताना है। शिखर कमरे में जैसे ही प्रवेश करता है उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। इस बार कमरा हर बार की तरह खाली नहीं है। इस बार कमरे में कुछ 5-6 साधु बैठे हुए हैं। शुभचिंतक जाकर उनके बीच बैठ जाता है। शिखर हैरान होकर पूछता है, आज तक तो हमेशा आपने अकेले में ही मुझसे बात की है, तो आज ये सब यहां क्या कर रहे हैं? शुभचिंतक बड़ी ही सरल सी आवाज में जवाब देता है, आज मुझे इनकी जरूरत पड़ने वाली है, थोड़ी देर में तुम खुद समझ जाओगे। शिखर बिना शुभचिंतक के इस बात के बारे में सोचे सीधा कहता है, अपना किया हुआ वादा पूरा कीजिए, मुझे अपने पिता के बारे में जानना है। शुभचिंतक एक गंभीर आवाज में कहता है, ये बताने से पहले मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं। तुम अपने माता पिता की मौत के बारे में क्या जानते हो? शुभचिंतक का यह सवाल सुन शिखर भी अचरज में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि शुभचिंतक के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, और पलट कर कहता है, मुझसे तो ज्यादा आपको पता होगा, फिर आप मुझसे यह सवाल क्यों कर रहे हो? शुभचिंतक शिखर की ओर देखते हुए कहता है, कोई बात है तभी सवाल कर रहा हूं। शिखर अपनी आंखें ऊपर करते हुए कहता है, चाचा ने बताया था कि उन दोनों की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उस कमरे में शुभचिंतक की आवाज गूंजती है, मगर क्या तुम्हें यह पता है कि उनकी मौत कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं थी? कोई उनका पीछा कर रहा था, वो किसी से छुप कर भाग रहे थे जब उनकी मौत हुई थी। कोई उनकी मौत का जिम्मेदार है। शुभचिंतक की बातें सुन शिखर के मानो होश ही उड़ गए। उसकी आंखें बड़ी और मुंह खुला का खुला रह जाता है। शिखर टूटी आवाज में कहता है कि क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन था वो इंसान, और मेरे माँ बाप का कोई कत्ल भला क्यों करेगा? क्या बिगाड़ा था उन्होंने किसी का? शुभचिंतक मुंह फेरते हुए कहता है, इन सभी सवालों के जवाब मैं तुम्हें अभी नहीं दे सकता हूं। मैं बस यही बता सकता हूं कि उस हादसे की वजह से मैं अपना सारा व्यापार छोड़कर यहां आ गया और संन्यास ले लिया।
शुभचिंतक की बात सुन शिखर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर क्यों नहीं बता सकते मुझे इस बारे में? और इतना जानकर भी आपने क्या कर लिया? किसी कायर की तरह भागकर संन्यास अपना लिया? मुझे बताओ, क्या पुलिस ने भी इसके बारे में कुछ नहीं किया? शुभचिंतक भी अपनी आवाज ऊंची करते हुए जवाब देता है, उस इंसान का पुलिस तो क्या, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तुम मुझसे पूछ रहे हो मैंने क्या किया? मैंने इतने सालों तक तुम्हारे बड़े होने का इंतजार किया। मुझे इस दिन का इंतजार बरसों से था शिखर। अब शिखर की आंखों से आंसू की एक पतली धार बह रही है और वो शुभचिंतक से सवाल करता है, आखिर कौन है वो आदमी? किसका हाथ है शिखर के मां बाप की हत्या के पीछे? कौन है वो जिसके सामने शुभचिंतक तक झुक गया? और क्यों? कौन सा नया सच आने वाला है शिखर के सामने जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रख देगा? जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनेयर डिलीवरी बॉय, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।